अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन जिस तरह की पाकिस्तान की हमेशा से एक रिजॉल्व रहा है, हमारी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है पीस को मेंटेन करने के लिए, अमन को प्रमोट करने के लिए। और आज का जुम्मा जो वैसे भी हमारे लिए ख़ास दिन होता है, इसी बात की नवीद लेके आया है। जिस तरह के वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल ऐलान किया था कि आज विंग कमांडर अभिनंदन जो कि कैप्चर किए गए थे व्हेन ही वायलेटेड द पाकिस्तानी LOC, उसको रिलीज़ किया जाएगा, उनको भारत को वापस कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा उनको अपने वतन एज अ जेस्चर ऑफ पीस फ्रॉम पाकिस्तान। और इसको कभी भी किसी तौर पे भी पाकिस्तान की कमज़ोरी ना समझा जाए। जो गुज़िश्ता 3 या 4 रोज़ गुजरे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनफ एविडेंस है कि पाकिस्तान के पास कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है और विल भी है। हमने देखा कि 2 तैयारों को किस तरह इंडिया के मार गिराया गया और जिस तरह बार बार इस बात को स्ट्रेस किया गया है कि पाकिस्तान इज कमिटेड टू पीस। और इसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तानी फोर्सेस ने अपनी कैपेसिटी दिखाई, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान के सफारती कॉरिडोर्स ने भी एक डिप्लोमेटिक सुप्रीमेसी भी अपनी बरकरार रखी। पूरी दुनिया में इस बात का चर्चा है, इस बात को सराहा जा रहा है कि रिस्ट्रेंट कितना इम्पोर्टेंट होता है। यानी अगर आप ये बात करें कि आम तौर पे अगर किसी मुल्क की कैपेसिटी ना हो, उसके पास ऐसी फोर्सेस ना हो, ऐसे जांबाज हवाबाज ना हो, तो आपका ये कहना कि जी हम अमन चाहते हैं इज अ पोजीशन ऑफ वीकनेस। लेकिन आपके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, आप एक न्यूक्लियर पावर हैं और फिर भी आप रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें। आप दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराएं, लेकिन आप जिंगोइज्म पे, या जिसको कहता है कि चेस्ट थम्पिंग, आपका कोई एटीट्यूड ना हो। आप उनको मुज़हका खेज नज़रों से या बातों से नहीं कर रहे, आप एविडेंस पे और आप लॉजिक पे बात कर रहे हैं। कल 2 बड़ी चीज़ें हुई जिसको आपने मीडिया में देखा और उसी से आज प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पार्लियामान में जाकर तमाम पार्लियामेंटेरियंस को आगाह किया, उनको एतमाद में लिया और जो मुल्क का और कौम का इस वक्त मोराल है उसको एक दफ़ा फिर बूस्ट करते हुए कहा कि पाकिस्तान की कमिटमेंट यकीनन पीस की तरफ है। इसके अलावा जो चीज़ें बहुत अहम थी, पार्लियामेंट के फ्लोर पर यह बात कही गई कि देखिए जी, इंतहा पसंदी का, एक्सट्रीमिज़म का किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 9/11 से पहले जो हालात थे उसके ऊपर इशारा करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि उससे पहले दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुश जो धमाके होते हैं, खुदकुश जो हमले हुए हैं, उसकी जो हिस्ट्री है वो इंडिया से जुड़ी हुई है। और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आप देखते हैं कि तमिल टाइगर्स, जिनका मज़हब, जिनका जो बिलीफ सिस्टम है वो हिंदू बिलीफ सिस्टम है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो इसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा कि ये दिस इज़ द वेपन ऑफ द वीक, यानी जब एक इंसान इस हद तक डेस्परेट हो जाए, इस हद तक वहाँ पर नफ़रत और डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाए कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन पर हमला आवर हो, दैट इज़ व्हाट इज़ इंतहा पसंदी। यानी उसके अलावा एक्सट्रीमिज़म की आपको कोई मिसाल नहीं मिलती और इसका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो कुछ इंडिया भारत में कर रहा है, जिस तरह की जाहिरियत का मुजाहरा उसने गुज़िश्ता 70 सालों में किया और ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 4 सालों में किया, उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि ये भारतीय जो सोसाइटी है, भारत के जो सिटीज़न्स हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी हुकूमत को, जो कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत है, उसको अकाउंटेबल ठहराएँ और उनसे पूछें कि वादिये कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है और इंडिया का लार्जर प्लान क्या है। कश्मीर से जो आवाज़ उठती है वो बार बार ये कहती है कि भारत को कश्मीर तो चाहिए लेकिन कश्मीरियों के बगैर। और इसका एक मुजाहरा हमने ये भी देखा कि शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी जिससे एसोसिएट की जाती है, कि थ्रू आउट, यानी अगर एक जेस्चर मोदी सरकार ने ये लिया था कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए एजुकेशन का, तो भारत भर में जहाँ जहाँ कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, पुलवामा के अटैक के बाद हमने देखा कि वो भी महफूज अपने आप को फील नहीं कर रहे थे, उन पर भी लिंचिंग और अटैक के वाक़यात हुए। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो भारत के लिए अपने आप में एक लम्हा फ़िक्रियाँ हैं और एक ज़िम्मेदार न्यूक्लियर पावर के रूप में और एक जिम्मेदार पड़ोसी मुल्क होने के रूप में हम उनकी मुश्किलात में इजाफा नहीं कर रहे हैं। रिवायती हरीफ रहे लेकिन दुश्मनी हम नहीं निभा रहे, लेकिन साथ साथ ये मैसेज भी दिया गया कि हमारी कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, पाकिस्तान की LOC को वायलेट ना किया जाए, पाकिस्तान को और ना समझा जाए। आइए जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे बातें हुई और जो खिताब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का था उसमें से कुछ एक्सर्प्ट्स आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान को कोई खौफ है कि हमें डर है या उनको कोई घबराहट है इस मुल्क में, हमारी जो आम
आर्म फोर्सेस हैं, इन्होंने जिस तरह की 10 साल 12 साल ये जंग लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ, जिस तरह की ये एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, ये बैटल हार्डन्ड आर्म फोर्सेस है। सारी कौम इस वक्त मुत्तफिक है, लेकिन ये हमारे इंटरेस्ट पे नहीं है, ना हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में कि बात आगे बढ़े। मुल्की मफाद को, अपनी रियासत के मफाद को सामने रखे तो भारत कभी भी ये गलती नहीं करेगा। लेकिन बहरहाल जी, जब लॉजिक्स एंड फैक्ट के ऊपर बात की जा रही है तो ज़रा यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। कल उनकी जॉइंट फोर्सेस ने, यानी उनकी तीनों अफवाज के सरबराहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था कि अभी तक के हमारे जितने सवाल हैं, मीडिया के जितने सवाल हैं, उनको हल किया जाएगा, उसके लिए एविडेंस दिया जाएगा। तो हमने देखा कि ये एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 घंटे डिले हुई, फिर उसके अंदर कोई ऐसा मवाद, कोई ऐसा ठोस सबूत हमारे सामने नहीं आया, बल्कि जितनी मीडिया रेटोरिक थी, जितनी एस्केलेशन थी, उससे बिल्कुल ही उलट और पलट बात की गई। मीडिया ने बाकायदा सवाल किया कि देखिए जी, वहाँ से अमन की आवाज़ आ रही है, मुज़ाकरात की बात की जा रही है, तो क्या आप समझते हैं कि ये मुमकिन है कि भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर पहुँचे? तो बाकायदा कह दिया गया कि नहीं जी, दिस इज़ नॉट इन द प्रिवी ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी ये हमारा दायरा गुफ्तगू आज नहीं है, इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। अगेन अ वेरी आई थिंक अ वीक स्टांस फॉर इंडिया। हमारी सिफारती जीत है कि आपने देखा ISPR की तरफ से जब वो हमारे फौज की रिप्रेजेंटेशन करती है, बड़ी क्लियर बात की गई कि अमन हमारा सबसे अव्वलीन प्रायोरिटी है। इसके अलावा जी इसमें क्या कुछ हुआ, कुछ हमारे पास साउंड बाइट्स इसकी में मौजूद है, आपको वो दिखाते हैं। फिर इसके बाद दिफाई तज्जियाकार जनाब ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट दिस कॉन्फ्रेंस। झूठे भारतीय वजीर आजम के झूठे फौजी नुमाइंदे, तीनों मुसल्लह अफवाज के हुक्काम नई दिल्ली में एक साथ आए, पर लोहे के टुकड़े के अलावा कुछ भी साथ न लाए। एयर स्ट्राइक में 350 अफराद की हलाकत का दावा भी उड़नछू हो गया। Can you tell us what has been the damage assessment to that camp? And there are talks that there were around 300 terrorists in that camp. Can we give any numbers, any approximate numbers of the terrorists who have been killed there? It will be immature to say, premature, sorry, to say that what is the number of casualties we have been able to inflict on those camps, and what is the number of deaths. सहाफियों ने पूछा कि पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, जिस पर फौजी हुक्काम कोई जवाब न दे सके। मिलिट्री क्या उम्मीद करे, क्या पाकिस्तान उनसे कार्रवाई करेगा? क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान लगातार अमन की बात कर रहे हैं, उनका ISPR लगातार अमन की बात कर रहा है, तो हम क्या उम्मीद कर रहे हैं? This question is out of the purview of this press conference. Government of India is taking note of this, and the answer will be given. प्रेस कॉन्फ्रेंस में पायलट की रिहाई के ऐलान पर भी खुशी का इजहार किया। बड़ा कच चाहिए होता है जी, फौज की सरबराही करते हुए भी अमन की बात करना, ये वो रिस्ट्रेंट है जो पाकिस्तान ने दिखाया है। लेकिन देखें, कुदरत कभी कभार सच निकलवा देती है ऐसे लफ्ज़ों से, क्योंकि वो इमेच्योर सही कह रहे थे, फिर बाद में उसको कवर अप करने के लिए उसको प्रीमेच्योर कहना पड़ा। लेकिन बात ये है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोटल कन्फ्यूजन था। कोई एविडेंस के जी, जो पहले बात की जा रही थी सर्जिकल स्ट्राइक का नाम नहीं लिया गया, इंटेंडेड डैमेज का बार बार कहा गया कि जी जितना हम नुकसान नियत बांध कर गए थे कि करना है वो हमने कर लिया, लेकिन उसका क्या, उसकी डिटेल्स हैं, डैमेज डिटेल्स, वो कुछ भी हमसे शेयर ना कर पाए। पहले बड़ी बड़ी भड़कें मारी गई थी कि जी 300 अफराद को टारगेट किया गया है, ये टेररिस्ट थे, जैश मोहम्मद के कैंप में थे, लेकिन ना कोई तस्वीर है, ना कोई एविडेंस है, और अब तो कोई नंबर भी नहीं है। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बड़ा यानी हम सारे कह रहे हैं एंड वैल्यू पूरी है, क्योंकि 4-5 दिन से उनके एंकर्स को और उनके तज्जिए को देख के और इन स्टेप्स को देख के हम एंटरटेन बहुत हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जी एब्सोल्युटली, और खासतौर से कल प्रेस ब्रीफिंग की, आई एम अमेज्ड। हमारे DG ISPR जब आए, अकेले सिंगल वो खड़े हुए थे और उन्होंने पूरे सवाल साफियों से लिए, बिकॉज ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, और जो बात कर रहे थे दैट वाज एक्चुअली दैट हैड हैपन। और यहाँ पर आप देखें किस मदद से वो बात कर रहे हैं कि जी ये प्रीव्यू में नहीं है, ये हमें इजाज़त नहीं है। अगर इन्होंने 300 खुदा न खास्ता हमारे टेररिस्ट जो भी जिनको ये कहते हैं, कोई टारगेटेड ऑपरेशन किया था, इन्होंने आसमान सर पर उठा लेना था, इन्होंने एक एविडेंस दिखानी थी। सही। और फिर उसके बाद आपने कोई चीज़ भी नहीं दिखाई है, कोई एक वीडियो क्लिप हो या कोई पिक्चर हो, और फिर सबसे बड़ी इंतहा कर दिया कि F-16
ये जो MiG-21 है इसको ये कह रही है F-16 है। अच्छा, कल वो राहुल खानवाल के साथ भी बहुत बुरी हुई, उन्होंने पहले 2 इमेजेस दिखाए, कोई मल लगता है कि आज अभिनंदन को रिलीज़ करना पाकिस्तान का एक लार्जर स्टेट्समैन होने का निशानदेही करता है, दूसरा हमारी कमिटमेंट जो है अमन के साथ उसको डिनोट करता है। लेकिन फिर भी एक बहस की जा रही है और इंडिया की तरफ से ट्विटर पे ये अलगार है कि जी जनीवा जो हमारी रेजोल्यूशन है उसके बाद हमने करना ही था, तो तुमने कौन सा एहसान किया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, जेनेवा कन्वेंशन में ये होता है कि जब डीएस्केलेशन हो जाती है, अगर लड़ाई है तो जब वॉर एंड होती है और सब हालात नॉर्मल हो जाते हैं, फिर कैदियों का तबादला किया जाता है, ठीक है। इन दिस केस ये पाकिस्तान की मर्जी थी, अगर हम इसको डीएस्केलेशन प्रॉपर हो, हालात नॉर्मल हो, उसके बाद हम इसको रिटर्न करते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा पैगाम अमन है, हमने यही बताया कि पाकिस्तान, और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्राइम मिनिस्टर ने की है कि हमने ये बताया कि वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, वी डोंट वांट एस्केलेशन एंड वी वांट कि पीस को जितना भी चांस मिले वो करें, और यही हमने किया। पहली स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी जी हम 1 कदम लें, हम 2 कदम लेंगे। फिर उसके बाद कहा जी कि आप दहशतगर्दी की बात करते हैं, आ जाए उसके लिए बैठ जाएं, कोई एक्शनेबल एविडेंस है हम उस पर तैयार हैं। फिर लास्ट में आप जैसे ये किए जी उसको छोड़ रहे हैं, इसके और इससे कितना बड़ा उनको बैकफुट पे चले गए हैं। प्रॉब्लम ये कि इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, और फिर शर्म भी नहीं आती कि दुनिया पागल तो नहीं है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्योंकि दिफा के मौज़ूआत को समझते हैं, कल एक और डिबेट मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि अल जज़ीरा ने बाकायदा इस पर रिपोर्ट बनाई कि जैसे ही पुलवामा अटैक हुआ, बिकॉज वी बिलीव दैट मीडिया इज़ ऑफ कोर्स द 5th पिलर ऑफ द स्टेट, तो इन्होंने कहा कि इनके मीडिया ने, अब वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि चिकन बिफोर द एग है या एग बिफोर द चिकन सिचुएशन है, कि क्या मीडिया ने हाईजैक करके इनकी हुकूमत को, इनकी रियासत पे डाला कि जी अब हम यानी इंडिया इसका बदला चाहती है और ये पाकिस्तान पे करें, या आपको लगता है कि दिस वाज ऑल पार्ट ऑफ द प्लान? देखिए, इंडियन मीडिया इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, लेट मी टेल यू, इट वाज बीजेपी प्लान, और इनके कुछ मीडिया हाउसेस को उन्होंने खरीदा हुआ है बिजनेस कम्युनिटी के थ्रू, वो अपने एजेंडा को लेकर चल रहे थे, और वो उन्होंने की इस पिच पर ले गए थे कि अब ये ट्रैप हो गए कि अब हमें नहीं कुछ करेंगे। तो वो तो कह रहे थे जी आर्टिलरी गन मूव कर दें, एयरक्राफ्ट को मूव कर दें, ट्रुप्स को कर दें। दे वर टेकिंग ए पाकिस्तान इज जस्ट लाइक श्रीलंका या नेपाल, भूटान है, जाएंगे कुछ आगे रिएक्शन नहीं आएगा। एंड दे डिडंट रियलाइज कि आवर ट्रुप्स आर बैटल हार्डन्ड, आवर बोट्स आर प्रोफेशनल ट्रेन्ड। 30 साल से हमारी एयरफोर्स और मिलिट्री फॉर आर्मी दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही है। सो दे हर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स, ट्रुप्स, उसके बाद हमारे एयरफोर्स के लोग और रेजिमेंट्स, ये 3-3, 4-4 दफ़ा बैटल ग्राउंड में जा चुके हैं। और देखिए, और यानी यहाँ पे पाकिस्तानी कौम के मोराल की भी बात करनी चाहिए कि पिछले 20 सालों से तो हम एक अनदेखे दुश्मन से इतनी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी जिसमें हमारे रेजिलियंस है, और जब आपके सामने एक फेस, एक नाम आ जाए और यलगार करे आपके मुल्क पे, यानी आपको ललकारे और आपको कहे कि जी हम आपको सबक सिखाएंगे, तो आप सोच नहीं सकते कि ये कौम किस तरह सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, एक और क्लिप हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया के अपने दिफाई तज्जियाकारों ने, उनके अपने एनालिस्ट ने इसमें प्रोवाइड किए हुए एविडेंस को कैसे रिजेक्ट किया। जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है लेट बेटर सेंस प्रिवेल, तो हमें बहुत खुशी है कि इंडिया में भी एक थिंकिंग क्लास, एक समझदार क्लास मौजूद है। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। हमने जब इंडिया ने अटैक किए जाके गुराएं जब्बा के ऊपर, तो हमने तमाम जर्नलिस्ट को, सफारतकारों को ओपन कहा कि यू कैन गो एंड सी। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप होता है, उसको कहा जी आप जाके देख लें, वेरीफाई करें, पूरे पाकिस्तान में जाएं, कश्मीर में जहां कहते हैं वहां जाके। आई विश दैट दीस रिपोर्ट्स विल कम आउट सूनर, यानी जितने लोगों ने आके इस जगह को रिव्यू किया है, क्योंकि हमारा मीडिया दिखा रहा है तो इंडिया उसको मानने को तैयार नहीं है। भाई टोटल हमें 5 दरख्त गिरे हुए मिले और एक कौवा मिला है, तो आपने बड़ा बदला ले लिया है या पता नहीं क्या। लेकिन बहरहाल देखिए, हंसी मजाक के अलावा यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान की कमिटमेंट पीस के साथ है। कल ब्रिगेडियर साहब, मुझे सबसे अच्छा स्टेटमेंट ये लगा वज़ीर आज़म साहब का कि अगर इंडिया ने हमारे जैसे हालात पिछले 20 साल के देखे होते, हमारी तरह उनके यहाँ शहादतें हुई होती, कुर्बानियाँ दी होती, तो कभी उनका मीडिया इस तरह की बात नहीं करता। देखिए, बेसिकली बात ये कि पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया है वॉर टेरर में जी। 70-80 हज़ार हमारे सिविलियन शहीद हुए हैं, हमारे ऑफिसर्स, ट्रुप्स वो शहीद हुए हैं, इकोनॉमिक लॉस की है।
ब्लास्ट हमारे शहरों में हुए हैं। तो जितना हमने देखा है कि कितना नुकसान होता है इससे, दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर कि वी नेवर वांट के वॉर हो एंड वी वांट पीस, अमन हो। दोनों मुल्क जो हैं उनके लोगों के लिए काम किया जाए। एजुकेशन है, हेल्थ है, जॉब्स है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कितने काम करने के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, जो प्राइम मिनिस्टर ने बात भी की। ब्रिगेडियर साहब, हमने तो पहला स्टेप ले लिया है। वी होप दैट बेटर सेंस विल प्रिवेल एंड इंडिया विल फॉलो सूट और हालात नॉर्मलसी की तरफ जाएंगे। ये जो कमर्शियल फ्लाइट्स के राब्ते इस वक्त मुनक़ता हुए हैं वो सही होंगे, ट्रेन्स दोबारा चलने लगेंगी और समझौता एक्सप्रेस यानी आपसी रवाबत भी बेहतर होंगे। जितना इंडिया वॉर मॉन्गरिंग में एफर्ट डालता है ब्रिगेडियर साहब, अगर उसकी 1/3 भी चीज़ों को बेहतर करने में डाल दे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक्चुअली इसका जो हेजमोनिक डिज़ाइन है ना कि और दे टेक इन पाकिस्तान एज स्टम्बलिंग ब्लॉक, दे वांट के पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से पीछे करें। और फिर सी पैक याद रखेंगे, वी आर एन इस्लामिक कंट्री, वी आर एन न्यूक्लियर कंट्री एंड वी आर लोकेटेड इन वेरी इंपॉर्टेंट जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब अगर हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेते हैं द वे नॉट थिंग्स आर हैपनिंग, आंख नहीं बाहर ना अभी वो अफगानिस्तान ट्राइलैटरल डायलॉग से बाहर निकल गए हैं। फिर इसके अलावा सीपेक इंडिया, वो चाइना का कोई झुकाव नहीं है। सुषमा स्वराज साहिबा वहाँ पे कहती हैं कि जी पाकिस्तान को वहाँ पे कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात है तो उसका नोटिस लेना चाहिए, और चाइना ने बड़ा क्लियर मैसेज उनको दिया है कि वी सी पाकिस्तान कमिटेड टू एलिमिनेटिंग टेररिज्म। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब फॉर बीइंग हियर विद अस। दिस वाज an important note. Once again, Juma Mubarak to all of you. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. We'll be back. Stay with us and keep watching आज पाकिस्तान। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और जिस तरह के हम बात यही कर रहे थे कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो मूव है, पाकिस्तान का जो तरीका था इस प्रोवोकेशन को उसको फेस करने का, उसको सराहा जा रहा है। और वो जितने लोग जो क्रिटिसाइज़ करते थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि जी आपकी तो पूरी सियासत मुखालफत पे बेस रही है, यू आर नॉट ग्रूम टू बी अ स्टेट्समैन, उनको भी मुँह की खानी पड़ी है। बिकॉज पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस तरह का रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, एंड आई थिंक ही इज़ बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी। हम तो खैर अपने बचपन की अगर बात करें तो वी वर ऑलवेज टेकिंग प्राइड इन द फैक्ट दैट बिकॉज क्रिकेट ऑफ कोर्स एक हमारी नेशन का जुनून है, और इसके अलावा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने हुई वाज हिज एंगल ऑफ फिलैंथ्रोपी। शौकत खानम हॉस्पिटल, आई स्टिल रिमेंबर वी वर इन स्कूल, और क्योंकि बीकन हाउस में वी यूज्ड टू डू एज स्टूडेंट्स, उनकी फंड रेजिंग हुआ करती थी। सो इफ़ यू वुड पार्टिसिपेट इन दैट, आपको एक स्टिकर मिलता था एंड यू वुड बी इमरान खान्स टाइगर। एंड आई थिंक फॉर एनी चाइल्ड हु इज़ ग्रोन अप इन द 90s, दैट स्टिकर मेंट द वर्ल्ड टू देम। और आज भी हमें इमरान खान के टाइगर होने पर बड़ा फ़ख्र है जी। लेकिन आज हम बात करेंगे खुसूसन कि जो उन्होंने मिशन लेके चले थे द शौकत खानम हॉस्पिटल, इट हैज़ ऑल्सो नाउ कम टू कराची। ये तीसरी फैसिलिटी होगी और मेरे ख्याल में वक्त की ज़रूरत भी है। अगर हम कुछ अंदाज़ों और शुमारों की तरफ देखें, जितने इस वक्त पाकिस्तान में कैंसर पेशेंट्स हैं उसके लिए इस तरह की 50-60 फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बिकॉज हर तबके से लोग करते हैं और करीब तरीन उनके लिए इस तरह का इलाज मैसर होना चाहिए। तीसरा हॉस्पिटल होगा जी आफ्टर लाहौर, आफ्टर पेशावर, ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, क्या उसकी प्रोग्रेस है और आप इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आज इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक आजम साहब, आप डायरेक्टर मार्केटिंग एंड रिसोर्स डेवलपमेंट हैं एट द शौकत खानम हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने का। और सबसे पहले हमें बताइए, बहुत बहुत मुबारकबाद के कराची में भी काम बड़े ज़ोरों शोर से जारी है, कुछ प्रोग्रेस का बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? पिछले महीने से फरवरी से उसकी तामीर का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, और इंशाअल्लाह हम टारगेट हमारा ये है कि हम 3 साल के अंदर इसको कंप्लीट कर इंशाअल्लाह ताला। बल्कि यूँ कह लेंगे 29 दिसंबर 94 लाहौर हॉस्पिटल का इनाग्रेशन हुई थी, और 29 दिसंबर ही को पेशावर की हुई थी। तो हम टारगेट ये कर रहे हैं कि 29 दिसंबर 2021 में कराची की इनाग्रेशन हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा तारिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल ने अपना जो नाम, जो साख बनाई है कि जिसके अंदर बिला तफरीक आप किसी भी तबके से आपका ताल्लुक़ हो, आप वहाँ पे जा सकते हैं और बेहतरीन क्वालिटी इलाज आपकी डिग्निटी को मजरूह किए बगैर आपको मैसर होगा। लेकिन ये बताइएगा ये सफ़र कितना मुश्किल था? आप पिछले 10 सालों से तो मुंसलिक हैं शौकत खानम हॉस्पिटल से। व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस यू फेस, या जिन एरियाज़ पे आप समझते हैं कि आपकी लर्निंग्स रही हैं?
देखिए जी, सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त है वो तो कैंसर इटसेल्फ है। सही। जो पाकिस्तान में जो अकारेंस है, तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख मरीज रिपोर्ट होते हैं कैंसर के पूरे पाकिस्तान में। हमारे पास इसमें से तकरीबन समझ लें कि 50,000 के करीब रफली वो दे नॉक एट आवर डोर्स। हमारी इस वक्त तक की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जिस तरह मर्जी स्ट्रेच कर लें, दैट इज 10,000 कि जी हम 10,000 नए मरीज अपने सिस्टम में ले सकते हैं सालाना। सही। हमें खुद 40,000 मरीजों को ना करनी पड़ती है, जो कि हमारे लिए बहुत सबसे तकलीफ दे। इसीलिए आप देखिए कि कोई सफर करता हुआ आ रहा है, उसकी फैमिली अगर साथ है, इवन ऑन अ ह्यूमन ग्राउंड, आपका दिल ना करे और उसमें से ऐसे मरीज भी हैं जो कि उस स्टेज पे हैं जो क्योरेबल है जी, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी कंस्ट्रेंट मुमकिन नहीं होता उन्हें लेना। यही वजह है कि हम अपनी जो कैपेसिटी है उसको एनहांस करने के लिए और जियोग्राफिकली एक्सेसिबल होने के लिए मुख्तलिफ, यानी कई लोग शायद इसमें भी रह जाते हैं, अगर आप सिंध में या बलूचिस्तान में रहते हैं तो आपके लिए पेशावर या लाहौर ट्रैवल करना मुश्किल है, और क्योंकि इलाज भी कोई एक आध हफ्ते या एक दिन की बात नहीं है, यू नीड कंटिन्यूड सपोर्ट, पेशेंट केयर की आपको ज़रूरत होती है। तारिक साहब, इंशाल्लाह ताला ये आपने कहा कि 2021 में ये अस्पताल तैयार हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये बात भी करना चाहेंगे जो हम ऑफलाइन बात कर रहे थे कि इस वक्त जो स्टाफ की भर्तियाँ हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं बतौर डॉक्टर, बतौर नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनने में, तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ये तमाम तर डिटेल्स वेबसाइट पे शौकत खानम की मौजूद है, क्योंकि ये बड़ा स्पेसिफिक एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होता है, तो आपको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। तो जो लोग अभी आपके साथ आए, इसी साल हायरिंग भी शुरू कर देंगे, जैसे आप बात हो रही थी ऑफ कैमरा कि जी स्टाफिंग कैसे होगी और उसकी ज़रूरियात कैसे, तो यही कि जी हम हायरिंग तो इसी साल शुरू कर देंगे और साथ साथ उनको ट्रेन करना शुरू कर देंगे। उसके अलावा जो कंसल्टेंट लेवल पे और डॉक्टर्स लेवल पे जो मेडिकल साइड पे वो जो हायरिंग है वो तो इंटरनेशनली भी हम जाहिर है कि हायरिंग करते हैं। आपका सफ़र 10 सालों का रहा है, मैं जानना चाहूँगी कि जो इलाज का तरीका है, जिसमें हम कभी कीमो का नाम सुनते हैं, कभी रेडियोलॉजी का, बिकॉज ये एक मिक्स होता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एंड व्हाट द बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू, लेकिन इलाज किस तरह इवॉल्व किया है इन द लास्ट 10 years? देखिए, बेसिकली 3 तरीकों से कैंसर का इलाज होता है, 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। सर्जरी है, कीमोथेरेपी है एंड रेडिएशन थेरेपी। बिल्कुल, इट डिपेंड्स कि जी आपका कैंसर है क्या, व्हाट टाइप ऑफ कैंसर वन हैज एंड व्हाट स्टेज एंड हाउ इज योर बॉडी रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट। अच्छा, अब इसमें वो फिर एक टीम ऑफ डॉक्टर डिसाइड्स कि जी क्या क्या तरीका इसमें इस्तेमाल होता है। कई दफ़ा तो सिर्फ एक तरीका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो या हर जो एडमिनिस्टर होता है सब पे, कीमोथेरेपी तो ऑलमोस्ट हर कैंसर पेशेंट पे ऑलमोस्ट होती है। फिर रेडिएशन है, फिर सर्जरी ज़रूरी नहीं कि हर कैंसर, फॉर एग्जांपल अगर किसी को ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर है, तो सर्जरी तो नहीं होगी। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से उसका होता है। एक और जो ख़ास बात कराची हॉस्पिटल में ये होगी कि लाहौर और पेशावर जो हैं वो फेजेस में वो बने थे, यानी सबसे पहले कीमोथेरेपी शुरू हुई, फिर रेडिएशन थेरेपी और फिर बाद में सर्जरी। यहाँ पे जो कराची हॉस्पिटल है वो इनॉग्रेट ही होगा विद ऑल दीज फैसिलिटीज एज अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस्टिक यूनिट ऑफ कैंसर। वंडरफुल। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये देखें, शिफा तो अल्लाह ताला के हाथ में होती है, लेकिन बेहतरीन इलाज मुआलजा प्रोवाइड करना ये भी सदका जारी है। लोगों की हमेशा से कंटिन्यूड सपोर्ट रही है। शुरू में मैं देख रही थी कि आपका एक ऑनगोइंग तरीका ये भी था कि आप कुछ ना कर सके तो लेटेस्ट हमारे पास चीज़ें यही है कि आप SMS कर सकते हैं एंड अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन विल ऐड टू द शौकत खानम इनिशिएटिव। इस वक्त किस किस तरीके से लोग इस कार खैर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखें जी, देखें अब जैसे कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएं तो वहाँ पे एक मेन्यू है। मैं बड़े से शुरू कर रहा हूँ कि आपने अगर इतने अमाउंट दें तो एक कमरा आपके नाम हो जाएगा, या एक पर्टिकुलर एरिया हॉस्पिटल का एक विंग को इस तरह से, और उसके आगे के जितने पैसे दें ओवर अ पीरियड ऑफ 2.5 years अगले आने वाले। उसके अलावा एक और जो चीज़ है बड़ी कि अगर आप 5 लाख रुपए दें
तो आप फाउंडिंग मेंबर बन जाएंगे, सही, फाउंडिंग डोनर बन जाएंगे। तो जिसके ऊपर आप देना चाहें वो H होगा और दैट विल बी देयर। उसके अलावा देखिए हम तो ये समझते हैं कि 5 रुपए भी जो देगा वो हमारे लिए उतना ही काबिल कदर और काबिल एहतराम है जो 5 करोड़ दे रहा है। देखिए अभी पिछले दिनों हमने एक कैंपेन लॉन्च की थी कि सदका, लोग सदका, जिस तरह ज़कात अब हमें जो मेजर एक हमारा फंड रेजिंग में जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़कात फंड से जाती है और उससे इलाज भी होता है, मरीजों का डायरेक्टली खर्च होती है उनके इलाज पे। लेकिन ज़कात तो लोग पहले दे रहे थे ना, एक मजहबी फरीजे के तौर पे। सही। हाँ, और बाद में जब एक इंस्टीट्यूशन आया शौकत खानम, तो हमने उनसे अपील की तो लोगों ने वो अपनी ज़कात का कुछ हिस्सा हमें देना शुरू कर दिया, जिससे मुमकिन हुआ कैंसर के मरीजों का इलाज। अच्छा, इसी तरह अब सदका भी लोग देते हैं। कोई किसी का एग्जाम है तो सदका दे दिया, वो सफर पे जा रहा है तो कोई 10, 5, 20, 50, 100 रुपए कुछ नहीं। तो लोग आदतन भी जिस तरह एक अपनी रिवायत होती है कि जुम्मे के रोज खास तौर पे लोग समझते हैं कि अपने हाथ से कुछ देना अच्छी बात। जी बिल्कुल, तो वो भी अब हम अपील कर रहे हैं आवाम से कि जी आप SMS कर दें तो 20 रुपए में मिल जाएंगे 777 पे। कल हमारे प्रोग्राम में तारिक साहब आपको बताएं कि यूसुफ बशीर कुरैशी आए हुए थे और बातों का सिलसिला चला, तो वो बता रहे थे कि देखिए एक सिलसिला जैसे हम रवादारी का कहते हैं, किसी को आपने गुड मॉर्निंग कहा, सलाम किया, तो आपने उसको अच्छी विशेस अपनी दी, एक अच्छी एनर्जी उस तक ट्रांसफ़र की। इसी तरह दुआओं का, सदकात का, ज़कात का, ये सब आपका कारमा है, क्योंकि अल्लाह ताला बार बार कुरान हकीम में भी जैसे कहते हैं कि अपने माल से, अपने एफर्ट से लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, उनकी मदद करने की कोशिश करो, और ये एक ऐसा सिलसिला होगा जो आगे चलता जाएगा। तो जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर आप उसमें किसी भी तरह की कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, अगर आप अपने हाथ से 10 रुपए किसी को देते हैं और वो आपने सोचा कि जी इस कार्य खैर में लगा दिए जाएं, तो ये सदका जारिया है। जितनी जफा वहाँ पे लोग आएंगे, और वो ऐसे भी है कि फॉर एग्जाम्पल कि जी एक सवाल ये पैदा होता है कि जी मैं 10 रुपए कैसे दूं। हाँ। तो ये भी है कि अगर आप एक अलग उसको रखते जाएं, फॉर एग्जांपल रोज़ाना या जब भी आपने निकालना है, और हमारा एक अरेंजमेंट है कि अगर 1000 रुपये से ज़्यादा हो जाए और आप हमें कॉल करें, हमारी जो एक टोल फ्री लाइन है 0800 11 555, तो हम खुद कलेक्ट कर लेंगे, आपके पास भी करेंगे। अच्छा जी, ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन थी तो आप तक पहुंचानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जहनों में ये क्लैरिटी हो कि हम दुनिया में किसी पर्पस के लिए आए हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद देखें, आपकी ज़िंदगी कामयाब, मुतमईन और खुश व खुर्रम भी तभी होगी जब आप किसी पर्पस से अपने आप को कमिट करेंगे। पाकिस्तान में हमेशा लीडरशिप के हवाले से कहा जाता था कि दे आर देयर टू सर्व द पीपल। हमारे यहाँ इस वक्त हमारे लिए बड़ी ये फ़ख्र की बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के तमाम ही इनिशिएटिव्स, उनका जो विजन है उसमें आप अपना पार्ट डाल सकते हैं। यू कैन बिकम अलाइंड विद दैट। शौकत खानम हस्पताल को मैं इसी तरह का एक इनिशिएटिव देखती हूँ कि इतने लोग, सैकड़ों लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, उनकी दुआएं आपको लग सकती हैं, एंड ऑफ कोर्स आपकी खुद में यू विल फील बेटर अबाउट इट कि यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू समथिंग ग्रेट। लेकिन एक और चीज़ जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे कि एनीथिंग इन पर्टिकुलर अबाउट द कराची हॉस्पिटल दैट यूड लाइक टू से। ये जब इंशाल्लाह ताला 2021 में तारिक साहब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी कितनी कैपेसिटी होगी, कितने मरीजों का इलाज यहाँ पे मुमकिन एक वक्त में हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो फैसिलिटी जो एक कैंपस में है वो सबसे बड़ा कराची का हॉस्पिटल होगा, और आप यूँ समझ लें कि तकरीबन 7000 के करीब जो 7000 मरीज साल में नए पेशेंट्स हम यहाँ पे रजिस्टर कर सकेंगे। ओके, सो दैट्स अ बिग नंबर, 7000 पेशेंट्स पर ईयर। जी, और फिर ये है कि इसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, ये कि इंटीरियर सिंध में DHA सिटी में है, सुपर हाईवे पे जो अब M9 बन गई है, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी है जो इंटीरियर सिंध भी, बलोचिस्तान भी और कराची में तो है ही है। तो इट विल बी अ हब और एक ऐसी जियोग्राफिक लोकेशन जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ जो इस एरिया के करीब रहते हैं इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच तारिक साहब फॉर बीइंग हियर। और इसी अच्छी बात को आज जुम्मे के रोज़ हम आगे बढ़ाना चाहेंगे कि ऐसा ज़रूर कोई ना कोई मिशन, कोई ना कोई पर्पस ढूंढ लीजिए जिससे आपको अपने होने का एहसास हो, और आपका जो पर्पस है वो आपकी अपनी 9 to 5 रूटीन के बियॉन्ड भी आप देखें, आप समझें कि आप माशरे को, दुनिया को कुछ दे सकते हैं, और अल्लाह ताला हम सबको हमेशा देने वालों में रखे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन हमने सोचा कि आज ज़रा आपसे गुफ्तगू की जाए। अभी तक हमारी तरफ से बहुत सारे एक्सपर्ट्स, हमारे हुकूमत के नुमाइंदेगान, हमारी फ़ौज के सरबराहान, हमारे दिफाई तज्ज़िया का जर्नलिस्ट इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोली हैं। खोल के बताइए और दिल खोल के बताइए इस वक्त कि आप क्या समझते हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो इक़दामात है, पाकिस्तान ने जिस रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यानी बिल्कुल हम कैंडिड बात यहाँ पे करना चाहेंगे। पाकिस्तान का एक तरीका था इस पूरे मसले को हल करने का, इंडिया का एक तरीका था। हम अक्सर इसी फोरम पे बैठ के ही बात करते थे कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या किरदार रहा है। हम अक्सर कहते थे कि जी सियासतदानों को लड़वाते रहते हैं, देखें किस किस्म की ऊट पटांग बातें पाकिस्तानी मीडिया करता है। लेकिन आज जब आपको कंपेयर करने का मौका मिला कि इंडियन मीडिया क्या कर रहा था और पाकिस्तानी प्राइवेट मीडिया क्या कर रहा था, तब आपके तासुरात में कोई तब्दीली आई है या नहीं? क्या आपको लगता है कि हमारा लहजा, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा पूरा जो एक कौमी वकार है वो कितना डिग्निफाइड है? उसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कॉल्स हमारे सामने हैं, नंबर्स आपके सामने हैं, इस पर ज़रूर कॉल करें। और अब मैं अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। ऑफ कोर्स वी हैव द वन एंड ओनली शहनाज अफजानी विद अस। शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर और हमेशा पॉजिटिव बात करती हैं। आज ज़रा देखना है कि ये जो इतनी मुश्किल चैलेंजिंग सिचुएशन हुई हुई है उसमें ये कितनी पॉजिटिव रह पाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। और आज हमारे साथ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज आके। दिस टॉपिक वाज टचिंग, इट्स आवर पल्स। बिल्कुल, थोड़े सेंसिटिव भी हम हैं इस टॉपिक को लेकर। इंडिया पाकिस्तान इशू, क्रिकेट मैच हो जाए तो हम लड़ने लगते होते हैं, बट दिस टाइम आई थिंक फर्स्ट टाइम हम सब बहुत पॉजिटिव मौजूद हैं। वेरी सीनियर मीडिया ब्रॉडकास्टर। आपने इनको मुख्तलिफ जॉनरास पे बात करते हुए देखा है, चाहे वो सोशल इशूज़ हों, चाहे वो पॉलिटिकल मामलात हों, चाहे वो रिलीजियस मामलात हों। हर दिल अजीज़ पर्सनालिटी हैं। वंस अगेन अ पर्सन जो जब बात करते हैं तो असर रखती है। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया जी, मेरी इज्जत अफजाई। और मुझे भी खास तौर पे आपके शो में आके, वैसे तो आपसे मुलाकात का बड़ा इश्तियाक था लेकिन आज जो है मैं समझता हूँ कि वो इश्तियाक जो है पूरा हो गया। बहुत शुक्रिया आपको बुलाने। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद। और सबसे पहले आपसे भी यही सवाल करना चाहेंगे कि आप देखें कि किसी भी लम्हे बतौर कौम हम घबराए नहीं। हमें कभी ये फील नहीं हुआ कि देखो जी, एक तो ये यलगार हो रही है, ट्विटर पे यलगार, सोशल मीडिया पे यलगार, उनका मीडिया जिस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोशा था, फिर साथ साथ जो स्ट्राइक अपनी तरफ से की और बड़े बुलंद बांग दावे, झूठ का पलंदा जिस तरह पाकिस्तान पे फेंका गया। लेकिन पाकिस्तानी कौम हमेशा ऐसी मुश्किल के वक्त में एक सीसा पिलाई दीवार बन जाती है। आपके तासुरात? देखिए जी, बात यह है कि अभिनंदन का मनोरंजन कर पाकिस्तानी कौम ने असल में पूरी दुनिया में ये पैगाम दे दिया है कि हम हिंसा के पुजारी नहीं हैं बल्कि अहिंसा के मानने वाले हैं। बिल्कुल। और हमने दरअसल ये पैगाम भी दे दिया है साहब कि हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक बात का लिहाज ज़रूर रखेंगे। और वो लिहाज ये है कि जब हमने अभिनंदन को पकड़ा था तो जितना तुमने जुल्म और सितम कश्मीरियों के ऊपर किया था, अगर सिर्फ उसकी 1% भी उस जुल्म को उठा लिया जाए तो तुम्हारा वहाँ जिंदा रहना बनता नहीं था। लेकिन हमारी फौज आई, उसने तुम्हें उठाया, उठाने के बाद इज्जत के साथ बिठाया और फिर तुम्हारी उस देरीना ख्वाहिश को जो एक जमाने में तुम्हारी थी कि साहब लाहौर जिमखाना में चाय पियेंगे, तुम्हें चाय भी पेश की। अच्छा, चाय पेश करने के बाद जो है तुम्हें यह भी बतलाया कि असल किरदार ये होता है फौजियों का, कि फौज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मार दो, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, काट दो। फौज का किरदार ये भी होता है कि बचा लो, अच्छा, पैदा कर दो। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। और इसमें कल अनफॉर्चुनेटली उनके तमाम तीनों फौजी सरबराहान मौजूद थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें भी एम्बैरस हुए। किसी सहाफ़ी ने बाकायदा कहा कि जी पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम आ रहा है, आपको कहा जा रहा है मुज़ाकरात की मेज़ पे आइए, तो क्या कहेंगे? सटपटा गए शहनाज आपा। आपने देखा वो जो हम क्लिप्स देख के हैरान, अगर हम दोबारा चला पाएँ, सुबह हमने वो दिखाया भी है लोगों को कि उन्होंने कहा जी ये परव्यू में शामिल नहीं है, हम इस पर बात नहीं कर सकते। आप फौज हैं, फौजी सरबराह हैं, अमन की बात करना भी तो आप ही का बनता है। कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मैं अली बोल रहा हूँ लाहौर से। जी अली साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके आर्मी ऑफिसर्स इतनी एजें हैं, इनकी उम्र देखें, इनकी सफेद दाढ़ियां हैं, इनको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, खुदा का खौफ करें। ये इनको पता नहीं चला, हम लोग इनकी सारे इनकी धुलाई भी कर रहे हैं और इनको दिखा भी रहे हैं, इसके बावजूद इन लोगों को शर्म नहीं आती कि ये झूठ बोलते हैं और खुदा का खौफ नहीं करते कि यार तुम लोगों को छितरौल हुई है, उसके बावजूद तुम लोग ये शर्म नहीं कर रहे कि चलो कम से कम और कुछ नहीं
उनका मेहरबानी के वो भेज रहे हैं। सही नहीं तो हम लोग कैसे, हमारा कोई वहाँ पे कबूतर चला जाए तो वो पकड़ लेते थे। हमने तो उनका पायलट पकड़ा था। यानी आप सोचिए कि अपने आप में खौफजदा होने का एक अलग ही लेवल है कि आप कबूतर से भी खौफ खाने लगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अली कॉल करने के लिए। शहनाज आपा, ये इनसिक्योरिटीज़ देखें, अभी तो खैर सूरत हाल में बहुत तनाव है। पाकिस्तान ने हमेशा एक कमिटमेंट जाहिर की अमन के लिए, लेकिन आप भी जैसे लोगों को जानते हैं, हम भी जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम से भारतीयों से मिलते हैं, इतने बुरे नहीं हैं। यानी उनके यहाँ भी एक थिंकिंग क्लास है जो समझती है कि अमन इज़ द वे फॉरवर्ड। एग्जैक्टली। और आपके मीडिया को अगर आप देखें तो उनके बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट बार बार इस बात को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम सब जानते हैं कि उनका नेशनलिस्ट एक जो तरीका है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारा मीडिया, हम अक्सर शिकायत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मीडिया एक बैलेंस तरीके से चलता है। They are very pro government and this we all know. Election time they're cashing on it. अच्छा, लेकिन पता है my favorite comedian of all time is अर्नब गोस्वामी। वो उनकी एंटरटेनमेंट वैल्यू पूरी है। आप मुझे बताएं, कल जुनैद 2-3 ट्वीट्स इस तरह की भी चल रही थी, लोगों ने कहा अभिनंदन दे दें और तमाम एंकर्स ले जाएं हमारे। अगर अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान आ जाता है तो फिर उनको हम कैसी वाली चाय पिलाएंगे? अर्नब गोस्वामी अगर पाकिस्तान आए ना, आप यकीन मानिए, तो मैं सबसे पहले उससे सवाल ये करूंगा कि मियां ये बताओ कि सुबह नाश्ते में खाते क्या हो? तुम्हारे ताल्लुकात तुम्हारी बेगम के साथ कैसे हैं? क्योंकि दो सूरतें होती हैं, जब इंसान घर की तरफ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है बाहर निकलती है, या उसे घर में सही खाना ना मिले। तो मसला ये है, मुझे हैरत, देखें मैं एक बात समझता हूँ कि जब आप, जाहिर है, आप जब नेशनल मीडिया पे बैठते हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे बैठते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी धरती को रिप्रेजेंट करते हैं। सही। अच्छा, पूरी दुनिया में आपने अपना मजाक बना दिया। अच्छा, झूठ भी इस हद, एक तो वो तो हिटलर के वजीर का जो जुमला था ना कि झूठ इस हद तक बोलोगे लोगों को सच लगने लगे, ये तो सारी हुदूद और कयूद उन्होंने जो है वो तोड़ दिए। एक वो मिसाल दी जाती है ना कि आप झूठ ये बोलें कि मैंने एक सफेद कौवा देखा, लेकिन फिर ये बोलें कि कौवे होते ही सफेद ये वो वाला झूठ। गला फाड़ के चिल्लाते, मुझे समझ नहीं आता कि इतना चिल्लाते क्यों हैं ये। वैसे वाकई वहाँ पे ना हम चाहते हैं कि कुछ मेक टी नॉट वॉर पाकिस्तान की तरफ से चाय जाए। जब समझौता एक्सप्रेस चलेगी ना, हम शायद अच्छी सी चाय भिजवाएं और उनसे कहें जरा नहीं चाय भी जाना, वो अभी चूंकि गर्मी आ रही है तो संदल का शरबत जो है ना वो भी जाना चाहिए, ताकि थोड़ा सत्तू भिजवाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिज़ाना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जनाब। एनवायरमेंटलिस्ट। इनफैक्ट मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि इंडिया ने हमारे जो बायोडाइवर्सिटी लॉस किया है, हमारा एक कौवा मारा है और दरख्त हमारे जाए किए हैं, पहले तो हमें उसकी कॉस्ट पे की जाए ना। बिल्कुल। बायोडाइवर्सिटी लॉस है और हमारे IUCN के जो चार्टर है उसके मुताबिक उनकी पेनल्टी बनती है। मैं बताऊं, और कोई कंडीशन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कुछ और नहीं करना चाहिए। अभिनंदन से ना पाकिस्तान में 4-5 दरख्त लगवाने चाहिए थे इनको, साथ खड़े करके ना उसको वहीं पे दरख्त लगवाते हैं उससे। जी बिल्कुल, है ना, ये कितना अच्छा आइडिया है। और उसको 2-3 परिंदों को दाना खिलाते हुए भी दिखाते। लॉस किया है, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है कि तो बहुत ही गलत किया, और इस पे एनवायरमेंटलिस्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा एहतजाज बनता है। बिल्कुल। और जो उन्होंने कहा ना, बड़ी मजेदार बात ये थी कि जैसे ये वाकया हुआ उसके बाद कि जी भारत ने पुलवामा का बदला ले लिया, तो फौरन यहाँ से ट्वीट गई, जी शुक्रिया आपने 3 दरख्त गिरा के अपना बदला ले लिया, लेकिन वो 3 दरख्त भी हमारे लिए बड़े कीमती हैं। एक और हमारी कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा? मैंने बहुत सीरियस नोट आपसे बात करनी थी। जी बिल्कुल, जी फरमाइए मैम। जी मेरा ये कहना है कि आई फील कि चांस हमारे जीएम ने दी है, पूरी नेशन ने इसको फॉलो किया है। बिल्कुल, पूरी नेशन ने इसको फॉलो किया है, एंड वी स्टैंड प्राउड टुडे बिकॉज ऑफ आवर पीएम। एब्सोल्युटली, इट इज हिम हु हैज सेट द स्टांस फॉर दिस। उन्होंने पूरी दुनिया में हमारा सर ऊंचा किया है और दुनिया को शो किया कि हम हैं कौन एक्चुअली, व्हाट पाकिस्तानी एक्चुअली आर। वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर नॉट एक्सट्रीमिस्ट, वी आर रिस्ट्रेन्ड, कंटेन्ड पीपल। So proud to be Pakistani because of our PM today. Thank you so much मैम फॉर दैट कॉल। और ज़बरदस्त बात यह है कि वाकई हमें पाकिस्तानी होने पे और हमारे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म पे, जिनको सबसे ज़्यादा वोट देकर पाकिस्तान की नौजवानों ने और यूथ ने चुना है, हमें उन पे फ़ख्र है। आपको याद है जब ये वोट टेकिंग सेरेमनी थी तो उस वक्त भी इंडियन मीडिया आग उगल रहा था और ये कह रहा था कि पाकिस्तान ने एक
प्रो इंतहा पसंदी वज़ीर आज़म को चुन लिया है। आई थिंक ये सबसे बड़ा उनकी जो हार है वो सिर्फ ये नहीं कि उनके 2 तैयारे गिरा दिए गए हैं, बल्कि ये बात है कि आप कितने मिसकैलकुलेट करते हैं दूसरे की लीडरशिप क्वालिटी को। तो फिर वॉर की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसको मिसकैलकुलेट ना कर लीजिएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। एक छोटा सी ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कॉल्स लेंगे। पब्लिक ओपिनियन हमें ये बताया कि जिस तरह मामले को पाकिस्तान की हुकूमत ने, रियासत ने, हमारी पाक अफवाज ने जिस तरह इसको हैंडल किया, आप क्या समझते हैं कि क्या इससे बेहतर तरीका हो सकता था? ब्रेक पे से पहले जितने भी कॉल्स हमें आए, जितने तज्जियाकार, जितनी इंटरनेशनल न्यूज़ हम इस बारे में सुन रहे हैं, सब इस बात को सराह रहे हैं, इस पर फ़ख्र कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने किस तरह अमन के लिए जो पाकिस्तान का कमिटमेंट है उसको पूरी दुनिया के सामने रखा है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे बात करना चाहेंगे, कल इंडिया के तीनों फौजी सरबराहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी उससे, ताकि पता चले कि इंडिया का नैरेटिव क्या है, क्योंकि अभी तक आपको बताते चले कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये कहा है कि मैंने फ़ौज को फ्री हैंड दिया है, उनको कहा है कि वो जो करना चाहते हैं, जो वो सही समझते हैं करें। तो जाहिर सी बात है इनके फौजी सरबराहान की जो जिम्मेदारी थी और उनका माइंडसेट क्या है, ये समझने के लिए पूरी दुनिया की निगाहें मरकूज थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। बहुत ही माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि काफ़ी फिक्टिशियस, कंफ्यूज्ड और केओटिक कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें सवालात लिए नहीं जा रहे थे। बिल्कुल एक ऐसा लग रहा था कि किसी फिल्म का प्रीमियर जैसे हम इंडिया में देखते हैं ना, उस तरह की मछली बाजार वाली कैफियत थी। शहनाज आपा, व्हाट वाज योर रिएक्शन टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस? द ओनली थिंग व्हिच आई नोटिस वाज कि एक चाय बनाने वाले पीएम में और एक चाय पिलवाने वाले पीएम का फ़र्क था। हाँ। हमारी आर्म फोर्सेस जब आती हैं मीडिया के सामने तो they are ready for any sort of confrontation, whereas those people they ducked out. उन्होंने किसी सवाल का जवाब देना इसलिए भी ज़रूरी नहीं समझा कि उनका मीडिया भी कहीं ना कहीं प्रूफ्स मांग रहा है, उनके पास प्रूफ्स है नहीं। सही। जब आपके पास कोई मवाद है ही नहीं देने को, तो आप बोलेंगे क्या? आप यही कहेंगे ना कि जी हमने वहाँ ये किया, हमने 300 लोग मार दिए। 3 दरख्त को अगर वो 300 लोग कहते हैं तो मैं समझती हूँ हमारी स्ट्रेंथ तो बहुत है। हाँ। हमारा एक दरख्त भी 100 लोगों के बराबर है। सही। सो आई फील लीडरशिप डिफरेंस और दूसरी स्ट्रेंथ जो उनकी आर्म फोर्सेस और हमारी। हाँ एग्जैक्टली। एक फौजी वकार भी होता है कि किस तरह आके आप आंखों में आंखें डाल के, यानी एक लीडर जब बात करे, एक तो कल उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर वो इमेच्योर एंड प्रीमेच्योर का हो गया, खुद ही कह दिया कि हमारी हरकत काफी इमेच्योर थी। हमने कहा पहले से ही बोला था, उसको कवर अप करने के लिए फिर आप प्रीमेच्योर कर रहे हैं। क्या कहेंगे जुनेदा? असल में सबसे इससे कबल कि मैं बात का आगाज करूँ, सबसे पहले मैं अपनी जवानों को, अपने मुजाहिदों को और पाकिस्तानी फौज को सलाम पेश करता हूँ साहब। सलाम इस बात का कि आपने 22 करोड़ आवाम को ये जतला दिया कि हमारी हिफाजत का जिम्मा मम्मी की कसम खाने वाले पिलपिले सैनिकों के हाथ में नहीं है, बल्कि उन मुजाहिदों के हाथ में है जो नारे तकबीर लगा के दुश्मनों के कलेजे को चीर दिया करते हैं। देखिए एक फर्क समझें, DGISPR आसिफ गफूर साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके पास मौजूद होते हैं। एक शख्सियत, एक वक़ार, एक इज्जत, एक तहजीब, एक तमद्दुन और एक कल्चर्ड आदमी नजर आता है कि जी अफवाज पाकिस्तान के एक मेन ओहदे के ऊपर एक शख्स मौजूद है और जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा है। और उस शख्स के बैक माइंड में ये होता है कि जो मैं जुमले अदा कर रहा हूं, ये जुमले मेरे नहीं है, ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, 22 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और उनको यह भी मालूम होता है कि एक एक लफ्ज की बुनत ऐसी होनी चाहिए कि कोई अगर मेरे जुमलों पर सवाल उठाएगा या मेरे लफ्ज पे सवाल उठाएगा तो इसका मतलब यह है कि मेरी मां पे सवाल उठाएगा, क्योंकि पाकिस्तान मां है। अच्छा, वहां क्या हुआ? वहां ये हुआ वही बात कि जिस फौजी को यह ना पता हो कि इमेच्योर और प्रीमेच्योर का फर्क क्या है, यानी मुझे अंदाजा नहीं हो रहा था कि इतने इमेच्योर और वाकई इमेच्योर लोग हैं। इमेच्योर सही बैठा था, सही बैठा, उसकी सही बैठा था, इमेच्योर हो गया ये कहना। 2002 के पार्लियामेंट के हमले से लेकर आप पुलवामा हमले तक देख लीजिए, आज तक हिंदुस्तान आपको कोई सबूत दे नहीं सका। अच्छा, बदकिस्मती तो यहां तक इनकी हुई कि वो जो मुंबई हमले का मामला हुआ, अजमल कसाब का डोमिसाइल जो है वो हिंदुस्तान का निकल के आ गया।
अच्छा, जिन लोगों को वो जब क्लेम कर रहे होते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए साहब कि अब ये 2002 का गुजरात नहीं है। लेकिन आप ये भी देखें जुनैद, आपकी बात बहुत अच्छी है और वाकई अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता इलेक्शंस में भी शायद मोदी साहब के सामने इंसानी जान की कोई वैल्यू ही नहीं है कि गुजरात में जो इतना बड़ा मैसेकर हुआ, रायट हुआ, आज भी वो दो मुल्कों को, दो न्यूक्लियर पावर्स को जंग में झोंक देना चाहते हैं और उनके माथे पे शिकन भी नहीं आ रही। ये बड़ी एक तकलीफदेह बात है और बतौर माशरा भारत को भी इन्वर्ट देखना पड़ेगा। दो कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पहले छोड़ रहे हैं इसको वाघा बॉर्डर पे या इस्लामाबाद में जी जो है ना कॉन्फ्रेंस करा दें। ये पाकिस्तान के बारे में जो कुछ आज यहाँ पे बोल के जाए वो फिर वहाँ इंडिया में जाके जो है ना वो वहाँ की बातें करेगा। अच्छा, आपको लगता है ये पलट जाएगा जब जाएगा? जी इंशाल्लाह पलट जाएगा, देख लें। अच्छा, तो फिर देखें जो हमने उनके साथ सलूक किया वो तो दुनिया देख रही है। मेरे ख्याल में उसके लिए वो पलटे ना पलटे क्या कर सकते हैं। बात करता है सही, कोई भी देख लें आप। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा और कहाँ से? जी मैं मजहर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी मजहर, आप सब लोग खैरियत से ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी, कहना मैंने ये है कि अल्लाह ताला का करम और फजल कितना है कि इंडियन मीडिया को देख लें, इनके चंद जर्नैल जो है वो वहाँ पे। हेलो जी जी बिल्कुल, आप कहिए, हम आपकी बात सुन रहे हैं। जी जी जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला का कितना करम और फजल है, किस किस मामले में इंडिया जो है हमारे साथ कंपैरिजन करेगा। हमारे लीडरों के साथ कितना कॉन्फिडेंट लीडर है, इतना कितने बड़े फैसले को उसने कितना सोबर तरीके से टैकल किया है। फिर उनके मीडिया, इतना बड़ा मीडिया झूठ की इंतहा कर दी उन्होंने। उनके इतने बड़े बड़े जर्नैल खड़े हुए हैं, वो तो बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही थी कि ये झूठ बोल रहे हैं। सही। अल्लाह ताला का करम और फजल है हम पर कि हमारे इस तरह लीडर होते हैं, इमरान खान जैसे लीडर होते हैं। बिल्कुल सही। और इस तरह के पायलट, इस तरह के माँ के लाल होते हैं जिन्होंने जो कहा और विद इन नो टाइम करके दिखाया। बेशक। और ये इनको पता नहीं क्या। बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का। जिस तरह के कहना, हम कल से यही बात कर रहे हैं कि भारत की बदकिस्मती है कि जिस कौम को उसने ललकारा है, शायद ये जानता नहीं था, अंडर एस्टिमेट किया कि हर महाज पे उसको मात हुई है। चाहे वो हमारे स्टेट्समैन की बात करें, हमारे लीडर्स की, हमारी फौज की बात कर लें या हमारे मीडिया की बात कर लें, इस वक्त कौम का बच्चा एक मुहाफिज की तरह सामने खड़ा है। एक ज्यादती हो जाएगी, अगर इजाजत दे दें, वो जरूरी है। भाई मोदी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब लोग सोचेंगे जुनैद ने शुक्रिया क्यों अदा किया, उसकी वजह समझ लें। मसला यह है कि वो एक बार बार तवातुर से एक जुमला अदा हो रहा है कि जी पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान ने मुत्तहिद कर दिया। हाँ। पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान ने मुत्तहिद कर दिया। साहब, पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानियों ने मुत्तहिद नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद तो हम थे। मोदी साहब शुक्रिया इसलिए कि आपने दरअसल मुत्तहिद कौम को मुतहर्रिक कर दिया। हम थोड़ा सा जो है वो डीएक्टिव हुए, जरूरी काम से सो रहे थे। हाँ, तो सुबह सो नहीं रहे थे, हम इंतजार कर रहे थे कि भारत अब करता क्या है। हाँ। तो हमने एक्चुअली अपने आप को जो है मुतहर्रिक करके। लेकिन आपने देखा कि रिस्पॉन्स टाइम कैसा था। लाइक अभी ठीक है जी, हर सतह पे बात हो रही थी, लोग ये भी बात कर रहे हैं जुनैद के एक तो अल जजीरा ने पूरी रिपोर्ट बना दी। जरूरी काम ये था कि आप चीजों को समझते और करते। लोगों ने कहा कि पुलवामा अटैक के फौरन बाद शायद उनके मीडिया ने पूरा का पूरा रेटोरिक, पूरा नैरेटिव हाईजैक कर लिया। इससे पहले कि रियासत रिस्पॉन्ड करती है, आपने ये कहना शुरू कर दिया कि जी भारत बदला चाहता है, पाकिस्तान ने ऐसा कैसे किया। आप रिस्ट्रेंट ये भी देखिए, जहां सबको क्रेडिट दे रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया को भी दीजिए कि हमने भी काफी अच्छा काम किया। उनका मीडिया ये बात तय कर चुका था कि ये अटैक हमारी तरफ से हुआ। नरेंद्र मोदी साहब वाज फिल्मिंग, वो किसी जंगल में कोई जोग्राफिक, नेशनल जोग्राफिक या कोई प्रोजेक्ट पे थे। उन्होंने 4 घंटे लिए, उन्होंने चाय पी है रेस्ट हाउस में। उसके बाद ना कोई आर्मी, ना कोई पीएम, ना कोई फॉरेन मिनिस्टर, कोई नहीं बोला, सिर्फ मीडिया बोलता रहा कि दिस अटैक वाज डन बाय पाकिस्तानी। और जहाँ तक बॉडी लैंग्वेज की उन्होंने भी बात की है, हमारे जवानों की देखें या हमारे डीजी आईएसपीआर की देखें, एक कंडक्ट होता है एक आर्मी मैन का, एक होता है। वो कल जब बैठे थे तो मुझे लग रहा था कि उनका रोना निकल रहा है कि उनको पीछे से कोई मार रहा है। एक काम करें ना, एक काम करते हैं, छोड़े सारी बात।
छोड़े इन जंगों को, इन तोपों को, इन एटम बमों को कि जी 150 हमारे पास है, 125 आपके पास है, आप भी न्यूक्लियर पावर, हम भी गुलेल से नहीं खेलते, आप भी गुलेल से नहीं, एक काम कर लेते हैं भाई, वाघा बॉर्डर पे पीएम इमरान खान को भी बुलवा लेते हैं, पीएम मोदी को बुलवा लेते हैं, और यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम बैठ जाए, वहां पे हिंदुस्तानी अवाम बैठ जाए, और ऐलान हो जी के 100 पुशअप्स लगाएंगे, जो 100 पुशअप्स लगाएगा वो जीत जाए। आप अंदाजा करें, वो मतलब जिस्मानी तौर पे तो बेचारे वैसे ही कमजोर हैं, वो ज़हनी तौर पे कितने मरीज हो चुके हैं। हम जातियात पे नहीं जाते जुनैद, यहाँ पे ये बात करनी जरूरी है कि बतौर रियासत उन्होंने क्या डिसीजन लिया। अब देखें, जिस तरह बार बार बात ये की जा रही है कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने कल अपनी इनिंग खेल ली। कल उन्होंने बड़ा ही जबरदस्त एक बयान दिया जिसको पूरी दुनिया सराह रही है और पूरी दुनिया ने नोटिस लिया, पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव ऊपर आया। आज जिस तरह की थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हो रही थी कि नरेंद्र मोदी साहब वजीर आजम भारत आज एक बहुत बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन्होंने इस नहज तक मामलात को पहुंचने दिया, एस्केलेट होने दिया, जहां उनका मीडिया इतनी जबरदस्त किस्म की वॉर मॉन्गरिंग कर रहा था, अब वो क्या अपने इलेक्शन को मद्देनजर रखेंगे या बतौर वजीर आजम भारत को एक जिम्मेदारी के साथ मद्देनजर रखेंगे। 15,000 जगहों पे दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंस आज हो रही है, और आपको पता है सितम ज़रीफी क्या है। अभी एक और मैं जलसा देख रहा था इनका, उस जलसे में इन्होंने जो 40 लोग या 44 लोग जो मरे हैं पुलवामा में, उनकी तस्वीर पीछे लगाई हुई थी, यानी एक्चुअल वो उस एलिमेंट को अब कैश कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, देखिए एक जो फर्क रीजन को जस्टिफाई कर रहे हैं बात वो देखें, मसला क्या है, सेक्युलर स्टेट कहने से सेक्युलर स्टेट बनती नहीं है। अगर संजीदा बात उस तरह से कर लेते हैं कि 67 अलहदगी की तहरीकें इस वक्त हिंदुस्तान में चल रही हैं, जिसमें पंजाब की तहरीक है, आसाम की तहरीक है, खालिस्तान की तहरीक है, मणिपुर की तहरीक है, उत्तर प्रदेश की तहरीक है, मध्य प्रदेश की तहरीक है, और अपना बंगाल की तहरीक है, आसाम, मतलब बहुत सारी तहरीकें, कामिल टाइगर, फिर मकबूजा कश्मीर का मामला। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अपने दलित जो हैं वो इतने बदजन हो चुके हैं उनसे कि उन्होंने उनको जानवरों की तरह रखा हुआ है। औरतों का मामला ये आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा औरतों के साथ ज्यादती अगर किसी मुल्क में होती है तो वो हिंदुस्तान में होती है। इससे आगे की बात करते हैं। हिंदुस्तान का प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के हुकूक को मुकम्मल तौर पर सल्ब करके रखा गया है। मोदी साहब ये नहीं समझ रहे कि हम उनके पड़ोसी हैं। देखिए हमारे इमरान खान ने क्या किया कि जी बार बार उन्होंने एक बात की कि मतलब बेटर सेंस शुड प्रिवेल, ये ट्विटर पे ट्रेंड चला। ठीक है जी, हमारे पीएम ने आपको ये बात की है और हमारा आपको ये अभिनंदन को देना हमारी कमजोरी नहीं है, या हम किसी के दबाव में आपको नहीं दे रहे, या हमें किसी ने प्रेशर नहीं दिया। वो कहते हैं ना कि उनका जो काम है जी, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। इमरान खान ने असल में ये बताया कि ये होती है एक फातेह की पहचान, एक मुसलमान फातेह की, कि वो कब्जा करने के बाद भी जो है ना वो तुमको अता कर दिया करता है। देयर इज नो अदर वे ऑफ डिफाइनिंग इट कि मॉरल हाई ग्राउंड इस वक्त पाकिस्तान कमिटेड है पीस की तरफ, ये हमें पता है। अब वही आपकी वाली बात कि अपने मैसेज को, अपने प्रोपेगेंडा को, ये लास्ट वो मेरे ख्याल में खेल रहे हैं कि 15,000 जगहों पे बात की जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस मैसेज में वो कहेंगे क्या। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं काशिफ अलीम कराची से बात कर रहा हूँ। जी काशिफ साहब, क्या कहेंगे? मैं जो है थोड़ा सा इंडिया मीडिया के बारे में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया का जो मीडिया है वो वहाँ की जो आवाम है, क्योंकि उनके रहन बच्चों वाले, वो जैसे बच्चों को बहलाया जाता है ना, उसी तरह वहाँ का मीडिया जो है उनको बहलाता है। ठीक है ना, कि यानी कि कहने का मकसद ये कि जो नहीं भी हुआ है उनको जो देखना चाहते हैं वो उनको जो है वो दिखा रहा होता है खुश करने के लिए। ठीक है ना, अगर ये जो हमारी आर्मी के बारे में जो इतने बातें करते हैं कि हमारी आर्मी जो है बहुत वो है, डरपोक है, तो उनको आप सिर्फ अपने चैनल के थ्रू ये बता दें कि गूगल पे ब्रेव आर्मी इन द वर्ल्ड को आप सर्च करो, उसके बाद देखो कि उसमें कौन नंबर 1 पे आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि गूगल ना हमारे इख्तियार में ना उनके इख्तियार में, ये आप अपने चैनल के थ्रू उनको दिखाएं कि ब्रेव आर्मी इन द वर्ल्ड पे नंबर 1 पे जो है पाकिस्तान की आर्मी है, और बाकी इनका तो 8वां 9वां या 10वां नंबर आ रहा है। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया काशिफ कॉल करने के लिए। आपकी बात में देखिए, मीडिया का हमेशा ये काम होता है जो हम बार बार कहते हैं कि जो जर्नलिस्टिक उसूल है, सहाफत के जो उसूल हैं, वो कहते हैं कि चीज़ों में अपनी राय की आमेजिश ना करो, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करो। तो यहाँ पे तकलीफ लोगों को ज़्यादा इस बात की कि देखिए जी, आपके अल्फाज का चुनाव आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपने मुल्क की तरफ झुकाओ या लगाओ, ये एक फितरी अमल है, लेकिन उसमें भी जो सहाफ़त के उसूल हैं उनको आप उससे किनारा कशी नहीं कर सकते। तो इस वक्त सवाल ये पैदा होता है, और इंडिया में भी मैं इस बात से आपकी पूरी तरह से मुत्तफिक नहीं हूँ कि वहाँ पे सोचने समझने वाले लोग नहीं हैं, वहाँ पे भी बहुत समझदार लोग हैं, और वो अब ये
700 साल की अगर भारत की हिस्ट्री को देखा जाए तो उसमें मुगलों ने भी हुकूमत की, उसमें ब्रिटिश राज भी रहा, लेकिन ऐसा क्या हुआ इस मोदी सरकार में कि बीजेपी, जबकि एक हिंदू लेड पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्मुलेट हुई हुई है, तब हिंदू सबसे ज़्यादा अपने आप को गैर महफूज फील कर रहे हैं और आपसी जो स्क्रिमिशेस हैं, जो फॉल्ट लाइन है, हिंदू मुस्लिम फॉल्ट लाइन, उसको इस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया। शहनाज आपा, ये अब वहाँ पर भी डिबेट चल पड़ी है कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं, इस पर मैं आना चाहूँगी और आपसे बात करना चाहूँगी। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, विल कम back and I'll take your opinion on that. So let's take a quick break. We'll be right back. वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से ये बात हो रही थी कि मोदी सरकार ने, बीजेपी अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी हैज़ ऑलवेज ट्राइड टू एक्सप्लॉइट दिस फॉल्ट लाइन जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करती है। हिंदू मुस्लिम की आपस में जो स्क्रिमिशेस हैं उस पर कैश करने की कोशिश करते हैं। पिछले इलेक्शंस में जीतने के लिए आधे से ज़्यादा गुजरात में इन्होंने आग लगा दी थी, वहाँ पे फसादात फूट पड़े थे एंड मोदी साहब सीम्स अनरफल्ड बाय दैट। इस दफ़ा भी लगता है कि दो ममालिक को जंग में झोंक देना, न्यूक्लियर पावर्स को जंग में झोंक देना उनके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई बहुत बड़ा इसको मुद्दा वो समझ नहीं रहे हैं। शहनाज आपा क्या कहेंगी, वहाँ पे लोग दे रियलाइजिंग कि व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग। अभी जुनैद ने बड़ी तफसील से बताया कि उनके चैलेंजेस देखें, पावर्टी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हमारे जैसा ही माशरा ना, बल्कि कई चीज़ों में हमसे भी ज़्यादा गए गुजरे, लेकिन इस पर फोकस ही नहीं है। द थिंग इज़ कि जब आप बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हो तो फिर अलूजन में भी रहते हो, और उनकी कौम का अलूजन है उनकी मूवीज़। आप देखो कितनी % मूवीज़ वो बनाते हैं वॉर इश्यूज़ पे, जिसमें वो यही सब्जेक्ट बार बार बेचते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान वॉर इज़ द अल्टीमेट फॉर देम। मासेस में भी जब आप देखें, मेरा क्योंकि बहुत बार जाना रहा, माय ददियाल इज स्टिल देयर, अब काफ़ी साल हुए बिकॉज ऑफ दिस ऑल गोइंग ऑन, ना जाने की इजाज़त मिलती, ना ताल्लुकात ऐसे हैं, ना वीज़ा देते तो जो उनकी कौम है वो अपनी फ़ौज को, अपने प्राइम मिनिस्टर को, शायद वो वहीं अटके हुए हैं जिसमें उनको लगता है कि उनका पायलट शाहरुख खान है, अभिनंदन नहीं है। एक्चुअल सीन इज़ दिस व्हेन दे टॉक कि उनका जो केस लड़ा जा रहा है वो यही है कि इंडियन एक्टर्स की तरह वॉर होगी और वो पाकिस्तान को तबाह करके उनके 4 जहाज़ वापस आ जाएंगे। ये उनको सबक घोल के पिलाया जा रहा है। और जब आप बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई कौम जो होती है, जिसके पास रोज़मर्रा का सुकून ना होना, तो वो इस अलूजन और डिलूजन में रह के भी खुश हो जाते। एक बड़ी अच्छी बात हम जब देख रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौम से खिताब किया तो उन्होंने कहा वर्ल्ड वॉर 1 की एग्जांपल देख लें, वर्ल्ड वॉर 2 की एग्जांपल देख लें। इसी तरह का माइंडसेट था ना। हिटलर ने ये कहना शुरू किया था कि जर्मन्स एक सुपीरियर कौम है। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही फिर आपको ले डूबती है। यानी आप हम देखें, हम कितने ज़्यादा मोहतात होके, कितने ज़्यादा रिस्ट्रेंट के साथ हम बात कर रहे हैं ताकि इस आग में, इस जलती में तेल ना डाला जाए, लेकिन वहाँ से ऐसा कोई रिस्ट्रेंट नहीं है। देखिए, पर्दा चाक हो गया है सारे झूठ का, पर्दा चाक हो गया है उस मकरो फरेब और जालसाजी का जो कि हिंदुस्तान तवातुर के साथ कर रहा था। और मज़े की बात यह है कि आज दुनिया और इंटरनेशनल मीडिया इनका मजाक बना रही है, इनसे ये कह रही है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, इतने वाइब्रेंट हैं, इतना आपका मीडिया और इतना झूठा बोलते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या काम किया, चूंकि है तो ज़ाहिर क्रिकेटर ना और दिमाग में वो ये, तो इन्होंने किया ये कि मोहब्बत की एक यॉर्कर से मोदी साहब की नफरत की विकेट पे ऐसा बोल्ड किया है, उनको ऐसा बोल्ड किया है कि उनको ये बतलाया कि साहब मोहब्बत, अमन, प्यार, मुसावात, उखात, उखवत, भाईचारगी, ये असल में इस खित्ते का तकाजा है। देखिए पड़ोस, हम मुसीबत ये है कि अंग्रेजी में कहते हैं ना, लव एंड पीस विल हैव द लास्ट लाफ। आप बोलते रहें, आप हंसते रहें, आप कुछ भी अपना मकरो फरेब करते रहें, लेकिन पीपल कैन से। अच्छा, एक और चीज़ जो हुई है कि 65-71 की वॉर के बाद, उस वक्त दुनिया बड़ी मुख्तलिफ थी। इंडिया अपना प्रोपेगेंडा करता था, इंटेलेक्चुअल्स को भेज देता था, किताबें लिखता था। आज की दुनिया में झूठ बोलना बहुत मुश्किल है जी। मीडिया पहले खोज लगा लेता है। आपके दावों में कोई हकीकत नहीं थी, कोई ठोस आपके पास एविडेंस नहीं था, तो दुनिया ने उसको आपको एक्सपोज दिया। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, से बात कर रहा हूँ जी, फरमाइए।
वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम तारिक महमूद है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। असल में मैं बात ये करना चाह रहा था जी कि बहुत सारे लोग इस चीज को शायद नेगेटिव भी ले रहे हैं कि हम उनको क्यों छोड़ें, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब जंगी कैदी आए जी तो उनको रिहा किया। बिल्कुल। एक हमारा मुल्क जो है अमन की तरफ जा रहा है और पूरी दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। सही। पेन थ्रू गोज नोजेस, लेकिन फिर भी हम अमन की तरफ, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मैं उनको बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ कि वाकई उन्होंने मदीने की एक रियासत का, जो उन्होंने कहा था कि मैं मदीने की रियासत को बनाऊंगा, उसका एक अमली सबूत दिया है। इवन के आलमी दुनिया भी ये देख रही है कि जिस मुल्क को दहशतगर्द, जिनके लोगों को मारा जा रहा है, बर्मा में मुसलमानों को मारा जा रहा है, सीरिया में मुसलमानों को मारा जा रहा है, अब देखें जिसका जाता है गम उसको होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि ये तो जिस तरह अभी बात करी थी कि ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम को मुत्तहद और मुतहरिक कर दिया है, आप ये देखिए कि हर चीज़ में अल्लाह ताला की क्या कुदरत है कि जो इंडिया पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए वावेला मचाता था, उसी ने ऐसे, उससे अल्लाह ताला ने ऐसे अमल करवाया, इस नहज पे उसको ले आया कि हमारा जो रिएक्शन था उसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारी वाह हो रही है। लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वाकई पाकिस्तान की कमिटमेंट पीस के साथ है। जितना इसने खुद काम किया था डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में डालने के लिए पाकिस्तान को, उसको अल्लाह ने इसी के हाथों से रिवर्स करवाया। देखिए अब मौका ऐसा जबरदस्त है, ये वही बात आ गई कि हमने तो यॉकर मोहब्बत की मारी है, वहां से जो है ना नफरत की एक फुल टॉस आ गई है। अब यहाँ जो बैटिंग लाइन पे जो शख्स खड़ा है ना, उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान को ये समझना चाहिए कि अब इसको इस तरह से हिट करना है कि ये बॉल सीधा इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस अंदाज से जाए कि जब वहां पहुंचे ना तो पूरा मुद्दा पाकिस्तान का मुकदमा लिखा हो कि दुनिया ने हमें दहशतगर्द बतलाने की कोशिश की, दुनिया ने हमें इंतहा पसंद और उजड़ बतलाने की कोशिश की। ना हम उजड़ हैं, ना हम दहशतगर्द हैं, ना हम इंतहा पसंद हैं। एक्चुअल इस खित्ते का जो एक बदमाश है उसका नाम ये है, और इसके हाथ में इस तरह से जो ये पत्थर आ गया है। अब मुसीबत ये है कि ये पत्थर जो है कभी इधर लेके भागता है, कभी उधर लेके भागता है। लिहाजा इस बच्चे को थोड़ा सा कंट्रोल कर दें, क्योंकि इसकी चौधराहट को हम खित्ते में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, बराबरी की बुनियाद पर खड़े। और दूसरी चीज जो बहुत भारत के अगेंस्ट जाती है वो ये बात भी है कि इस खित्ते की भी तो अब मूड एंड टेम्परेचर बदल गया है ना। यहाँ से अमरीकी फौजें, नेटो अफवाज अपना इनखला चाहती हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये खित्ता स्टेबल हो। चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो जो देखें, भारत तो अभी ख्वाहिश रखता है कि मैं सुपर पावर बन जाऊंगा। जो इस वक्त सुपर पावर्स हैं, चाइना हुआ, रशिया हुआ, अमेरिका हुआ, उनके इंटरेस्ट से अगेंस्ट जाने की बात कर रहे हैं। शहनाज आपा, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मोदीज एड्रेस टुडे? सी देखो, सारा जो गेम, जो प्लान नजर आने वाली चीजें ये हैं कि दे आर थ्रेटन्ड because now everybody in the world has realized that this new leadership is going to take Pakistan on different level. इससे पहले इतनी पॉजिटिविटी इंटरनेशनली हमारे किसी पीएम को मैंने तो अपनी 47 साल की उम्र में नहीं देखी, बिकॉज हमारी अप्रोच टूवर्ड्स इंटरनेशनल बहुत डिफरेंट होती थी। सिंस वी हैड एक्वायर्ड अ न्यूक्लियर बॉम्ब तो हम सोच कुछ रहे थे, बट ये न्यूक्लियर वॉर कोई ऐसी नहीं है कि जो 65 या 71 वाली वॉर थी, इसके असरात पूरी दुनिया तक जाएंगे। The other report which climate change I was reading कि अगर in case अल्लाह ना करे ऐसा कोई स्टेप दोनों तरफ में से लिया गया तो इवन थ्रू आउट अमेरिका और आपके आसपास तो छोड़ें, दूरों दूर मीलों मील कहाँ तक आपकी कॉर्प्स, जो आपका चावल और गंदम है इवन अमेरिका में, वो 8 साल के लिए मुतासर हो जाएगा। सो दिस इज नॉट द वॉर ऑफ फ्यू सोल्जर्स गेटिंग किल्ड। और हम जब बात करते हैं जो हमारे लोग या वहाँ के कुछ ऐसे लोग, आई थिंक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन मिस एडवेंचर में, ये वो गन वाली वॉर हमेशा की तरह रात की तारीकी में आएंगे, कुछ अपना थोड़ा सा घुमा के उनके जहाज चले जाएंगे और दुनिया को इंप्रेशन देंगे कि जी हमने बदला ले लिया। पहले वो जवाब भी खुद ही पैदा किया जिसको आपने कहा कि जी बहुत बड़ी चीज हो गई है हमारे साथ, फिर आपने अपनी तरफ से कोई सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दी जिसका आपके पास कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं है, और आपने कहा ऑल इज वेल। जुनैद, डू यू थिंक दे वर एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी जवाबी कार्रवाई होगी जिसमें अभी ये रिटेलिएशन नहीं है? ये लोग ये जान के रखे कि जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है जिसमें इंडिया के 2 तैयारे गिरा दिए गए, उनका पायलट कैप्चर हुआ था, ये अभी रिटेलिएशन भी नहीं है, ये सिर्फ ट्रेलर है, हाथ दिखाया है, ट्रेलर है। मैं आपको बताऊं, ये ट्रेलर है। हाँ। और वो कहते हैं ना कि ये ट्रेलर है, संभल के बैठना, अभी पिक्चर बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। एक और चीज, ये जो बार बार एक बात कहते हैं ना कि जी हमारे यहाँ टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है,
मियाँ एक बात समझ लो, तुम्हारे यहाँ फिल्मों में टाइगर जिंदा है, हमारे यहाँ हर घर में टाइगर जिंदा है। अच्छा फिर एक और चीज भी है, अब चले आज हमारे यहाँ क्योंकि वो शौकत खानम वाले भी आए थे, हमने कहा हम तो बचपन से टाइगर हैं। हाँ टाइगर है। अच्छा फिर एक और चीज, चले मैं जुमला चूंकि मैं तवातुर से कह रहा हूँ 2-3 शोज में, फिर आपके शो में भी कह देता हूँ कि हिंदुस्तानियों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि जी ये फिल्म नहीं है आपकी, बल्कि फिल्मों से निकलकर अगर अमिताभ बनिएगा ना तो फिर पाकिस्तानियों से बहुत मार खाइएगा, क्योंकि हमारा मसला ये है कि हम छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करते। देखें ये पाकिस्तान जो है ना एक्चुअली हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, एक इनाम है। हमारे लिए मस्जिद का दर्जा रखता है, हमारे लिए माँ का दर्जा रखती है। इस धरती माँ के बहुत एहसानात हैं हम पर। और कमाल बात ये, मैंने आपसे कहा ना कि ये भारत का एक वाहिद फैक्टर है, जब भी भारत का नाम आता है तो हम भूल जाते हैं कि हम सिंधी हैं, पंजाबी हैं, बलोची हैं, पठान हैं, गुजराती हैं, मेमन हैं, महाजर हैं, सराइकी, हम भूल जाते हैं इस बात को। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, सलफी हैं, अहले हदीस हैं, अहले तशय्युई हैं। हमारे जहन में सिर्फ एक आईडी होती है और वो ये होती है कि हम मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं, बस। तो ये जो सब्ज हिलाली परचम है ना, देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये हिंदुस्तान समझ नहीं रहा, उनको ये पता नहीं है इस बात का, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस बात में, क्यों नहीं समझ रहे, समझ नहीं रहे इस बात को। अच्छा पता क्या, उनको इस बात का अंदाजा कर, देखो उनके यहाँ लोग मरने से डरते हैं, हमारा प्रॉब्लम दूसरा है। हमारा मसला ये है कि हम मरने की तैयारी करते हैं। हमारी माएँ तो हमें शहादत गुट्टी में पिलाती हैं और ये कहती हैं कि जा रहे हो, मैं तुम्हारे जनाजे को फख्र के साथ रिसीव करना चाहती हूँ। जुनैद आपकी बात में बहुत वजन है और यकीनन देखिए हर शहीद और हर शहादत को हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते, वही हमारे लिए हमारी कौम को आगे जाने का जज्बा देती है। लेकिन बात सिर्फ ये भी है कि देखिए इंसान उधर भी है, इंसान इधर भी है। आज जब ये अभिनंदन वापस जाएंगे तो इनका भी घर, इनके ख़ानदान वाले, इनके मोहब्बत करने वाले इनका उसी तरह इंतज़ार कर रहे हैं। और जो इंसानी वैल्यू है, DG ISPR ने भी ये बात बड़ी खूबसूरती से कही, कहते कि जंग में जीत या हार नहीं होती, हारती सिर्फ इंसानियत है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिस्ट्रेंट की, और एक जो आपको अल्लाह ताला ने अगर एक मकाम दिया है, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, कि आपके पास असलहा है, आपके पास लोग हैं, आपके पास जज्बा है, उस जज्बे को इंसानियत की खिदमत में इस्तेमाल कीजिए। एक जुमला कलाम की माजरत, एक जुमला कि अभिनंदन वहाँ जा रहे हैं, से नो टू वॉर, ये हैशटैग पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो बहुत वाइब्रेंट हुआ हुआ। बिल्कुल ठीक है, हम खुद ये चाहते हैं कि जंग ना हो, जंग खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, हम खुद इस बात पे ईमान रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये देखें, किसी माँ की गोद को उजाड़ देना ये हमारा वतीरा नहीं है, किसी आंगन को उजाड़ देना ये हमारा वतीरा नहीं है। मुल्कों के दरमियान जंगों का कोई एंड नहीं होता, सारी मिसकैलकुलेशंस होती है। लेकिन जो इनका मीडिया है ना, जो इनका हिंदुस्तानी मीडिया है, वो एक्चुअली सो गले फाड़ फाड़ के हमने पाकिस्तान को लिटा दिया, हमने पाकिस्तान को सुला दिया। कह रहे और वक्त हमारे पास नहीं है, बस ये समझ ले, ये फुटबॉल जस्चर है। मेरे पास प्रोग्राम का खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक बात कहें शहनाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जुनैद साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि वजीर आजम इमरान खान साहब की इसी बात जो उन्होंने कल फ्लोर पे कही, उससे एंड करना चाहेंगे प्रोग्राम, कि अगर इंडियन सोसाइटी ने, इंडियन मीडिया ने हमारी जैसी कुर्बानियाँ पिछले 20 सालों में दी होती और इतना करीब से देखा होता है दहशतगर्दी की इस जंग को, तो वो कभी इस तरह की वॉर मॉन्गरिंग नहीं करते। अभी भी अल्लाह ना करे कि आपको उस तरह का नुकसान और उस तरह की कुर्बानियां देना पड़े, लेकिन अभी भी संभल जाइए, क्योंकि ये वक्त संभलने का है। लेट बेटर सेंस प्रिवेल। इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी मंडे को, तब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।